नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है न्यूज पॉइंट की खास सीरीज का एक और संस्करण टारगेट 272। आप मेरे साथ लगातार देख रहे हैं। मैं हूं दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली के शेख सराय इलाके में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर विज्ञान प्रकाश क्या कर रहे हैं। इसका दिल्ली में होने वाली चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गाड़ियां आ जा रही है, पतली सी सड़क है, ये बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग भी यहाँ पर जब आ रहे थे तो बड़ी दिक्कत हो रही थी गाड़ियों के हिसाब से। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, और मैं यहाँ पर क्यों हूँ ये आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत आप आजकल ये सुनते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर, कि इन सब का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप को बेचने का, अपनी मार्केटिंग करने का, उसका एक बहुत बड़ा अंश, हिस्सा और एलिमेंट है सोशल साइट्स के माध्यम से मार्केटिंग। यानी कि जो नई दुनिया पैदा हुई है पिछले कुछ सालों में, और बहुत ताकतवर दुनिया पैदा हुई है पिछले कुछ सालों में, बड़े बड़े रिसर्च और आकलन ये बताते हैं कि इस दुनिया के जरिए लोग अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे एक दफ्तर की हम तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर विपुल हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कोई जगह ढूंढी है। ये एक पीआर की एजेंसी है जो उम्मीदवारों के लिए सोशल साइट्स क्या होती हैं, इस तरह के छोटे छोटे दफ्तर होते हैं जहां से लोग ऑपरेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा। और जैसे आप जानते हैं कि अब एक ये राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया है। कौन सा नंबर है विपुल? अच्छा, ये हमारे साथ हमारे जो सीनियर कैमरा पर्सन है वो आपको दिखाते रहेंगे। तो ये छोटा सा शेख सराय में एक दफ्तर है, यहां पर लेकर आता हूं मैं आपको। हाँ, ये किसी का ऑफिस है। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी विज्ञापन की एजेंसियां, पीआर की एजेंसियां ये ऑपरेट करती हैं। इनको उम्मीदवार इंडिविजुअल तौर पर, निजी तौर पर जिम्मेदारी देते हैं पार्टियों को लेकर। तो आपको पता ही है कि एक बड़ी बहस हो चुकी है। कांग्रेस के बारे में जरूर बता दूं कि जब ये कहा गया था कि कांग्रेस ने एक बड़ी एजेंसी को हायर किया है, तो कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर उस खबर को गलत करार दिया था, उसका डिनायल दे दिया था। तो ये एक, ये कंपनी का नाम क्या है? प्रोमोडोम कम्युनिकेशंस। प्रोमोडोम कम्युनिकेशन। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट्स बोथ। एडवर्टाइजिंग और इवेंट्स, विज्ञापन और इवेंट्स। इवेंट्स भी एक नया, बदलते जमाने का एक नया व्यवसाय है। ये देखिए, मुझे लग रहा है ये संभवतः इनका बोर्ड रूम है, जहां पर इस बात की बैठकें होती होंगी मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से, मेरे आकलन से, जिसमें कि ये तय होता होगा कि किसी को अगर विज्ञापन के जरिए पोजीशन करना है और बेचना है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। दिलचस्प है। लेकिन हमारे शाहजिलाल साहब, हमारे सीनियर कैमरा पर्सन, इसको शूट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी तस्वीर है। दिलचस्प है मेरे हिसाब से। और जैसे मैंने बताया कि ये नए युग की बातें हैं, नए जमाने की बातें हैं। बहुत कुछ बदला है। मैंने सियासत और पॉलिटिक्स उस समय में देखी है जब बिल्कुल अलग स्वरूप होता था इसका। मार्केटिंग के लिहाज से भी तरीके और माध्यम इसके बिल्कुल अलग होते थे, ट्रेडिशनल होते थे, ज्यादा पारंपरिक होते थे। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं समय के साथ साथ बहुत आधुनिकीकरण हुआ है। 2004 के जो चुनाव थे अटल बिहारी वाजपेयी की, जिसमें हार हुई थी, प्रमोद महाजन को इंचार्ज बनाया गया था उसमें, और भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था अपनी तरफ से। उसमें कहते हैं कि तकनीक और नए माध्यमों का बहुत इस्तेमाल हुआ था। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह कि उसके बावजूद बीजेपी का कुछ हुआ नहीं, बीजेपी वो चुनाव हार गई। अब चलते हैं। देखिए साहब, ये अलग अलग कंपनियों का नाम लिखे हुए हैं जिसका संभवतः ये लोग काम करते होंगे। हेलो सर, माय नेम इज विज्ञान प्रकाश। मैं, हाय राजशेखर, मैं एनडीटीवी के लिए काम करता हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ। तो हम लोग यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि बड़ा डिबेट हो रहा है आजकल और पिछले 2-3 सालों से कि नेता को अगर अपनी बात बेचनी हो, अपनी पोजीशनिंग करनी हो, तो नए जमाने का जो टूल है, तरीका है, वो सोशल साइट्स है, उस पर उसकी एक प्रेजेंस होना जरूरी है। ये धारणा कितनी सही है?
देखिए, सोशल मीडिया जो है नए ज़माने का जो टूल है, वो हमारी दुनिया का ही टूल है एक। और पिछले 4-5 सालों में अचानक इसमें बहुत इसमें जो तादाद है लोगों की जो आई है इस मीडिया में, हाँ। वो बहुत बड़ी है। और जब से ये आपको मोबाइल पे एक्सेसिबिलिटी हो गई है, हाँ, सही बात है। जवान सबसे बड़ी सब कुछ फ्री है नौजवानों के लिए। हाँ, सब कुछ फ्री है। हाँ। और हिंदुस्तान में जो अभी आजकल स्थिति चल रही है, राजनीतिक बहस हर एक चीज़ के ऊपर चलती रहती है, गर्मा गर्मी हो रही है उसकी। तो जाहिर सी बात है, ये एक मीडियम है जो कि जिसको कि इस कैंपेन में प्राइमेसी मिलनी ही मिलनी थी। तो एक तरह से आपको क्या लग रहा है कि ये वो सोच थी जो पहले से चल रही थी, लेकिन उसका, जैसे अंग्रेजी में हम लोग एक फ्रेज यूज करते हैं, द टाइम हैज कम, तो उसका समय अब आ गया है। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया का समय आया, कुछ साल पहले टेलीविजन का समय आया था, उसके कुछ साल पहले प्रिंट का समय आया था। जैसे मेरे फादर ने एक बार बताया कि मुगले आजम जब लगी थी, तो इलाहाबाद में रहते थे वो, तो सड़क के ऊपर उसके इश्तिहार थे। तो अब वो उस जमाने का इश्तिहार का तरीका था, ये आज के जमाने का इश्तिहार का तरीका है। सही बात है, बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैंने बहुत लंबा समय हो गया मुझे भारतीय चुनाव और भारतीय सियासत को एनालाइज करते हुए, तो मैंने भी बड़े सारे वो इलेक्शन देखे हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं के साथ सफर किया है जहां पर पर्चे बंटते थे, पोस्टरों की बड़ी अहमियत होती थी, पोस्टर, ये सब होता है आज भी, लेकिन बहुत सारे पारंपरिक तरीके जो है उनमें बदलाव आया है। इसमें एक और पॉइंट आपके लिए रखना बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि चुनाव आयोग इस बात पर बहुत जोर डालता है कि जो कैंडिडेट्स के लिए पैसा खर्च करने की सीलिंग है, यानी कि एक सीमा है, उसके भीतर चुनाव हो। पहले के समय में बड़ी परंपरा होती थी बड़े बड़े कटआउट्स की, तो ये बहुत कुछ बदला है। लेकिन क्या सबसे बड़ा बदलाव इस बात का है कि जनता एक नेता को सुनती थी, नेता आकर भाषणबाजी करते थे। अब जनता एक नेता को सुनती थी, नेता आकर भाषणबाजी करते थे, ऐसा आज भी हुआ है, लेकिन जनता नेता के बारे में अपनी राय सीधे तौर पर, चाहे वो उसकी आलोचना हो, उसकी तारीफ हो, वो नहीं कहीं दे पाती थी। तो जो सबसे बड़ा बदलाव ये सोशल साइट्स वगैरह के माध्यम ने किया है, वो ये किया है कि अब जनता सीधे सीधे कह रही थी, भाई ये वाला तो मुझे पसंद नहीं है नेता, या ये नेता जो है ये क्लिक नहीं कर रहा है। तो ये एक तरह से जो एक समय में मुझे ऐसा लगा कि एक तरफा कम्युनिकेशन था, एक तरफ से होने वाली बातचीत थी, उसको ये सोशल साइट के माध्यम ने पलटकर दो तरफा कर दिया। तो ये एक, ऐसा आप मानते हैं इस बात को कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया? टू वे कम्युनिकेशन तो हो ही गया, क्योंकि अब पहले आप लाखों की भीड़ है, नेता ने हाथ हिलाया, उसके बाद हवाई जहाज में बैठे निकल लिए, जनता के पास कोई चारा नहीं उसको कुछ कहने का। अब नेता का जो भी पेज मैनेज कर रहा है उसको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर उसने कुछ भी कहा तो जनता कस कर उस पेज पर रिएक्ट करेगी। सिर्फ उसके पेज मैनेजमेंट की बात नहीं है। मान लीजिए कोई बहस आती है टेलीविजन पे, तो उसके ऊपर ट्विटर पे चर्चा चलती रहती है, फेसबुक पे चर्चा चलती रहती है, लोग उसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। पहले अभिज्ञान प्रकाश पत्रकार वो लेख लिखा करते थे, आज राजशेखर जो कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं, संदीप कपूर जो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के एमडी हैं, वो भी लेख लिख सकते हैं। सही बात है। और सारे ब्लॉग्स की स्पेस आ गई, ब्लॉग्स की स्पेस आ गई है। तो मेरी आवाज शायद 15 साल पहले वाले इलेक्शन में एज अ वोटर मेरी कोई आवाज नहीं उतनी प्रबल नहीं थी। मैं वोट देने जाता था, मैं दीनहीन वोट देने वाला। अब हम लोग बोलते हैं, हम कहते हैं भाई ये नेता मुझे नहीं चाहिए, आपने ये एक कमेंट किया, ये तो अभद्र बात हो गई। जी मैं नहीं सुनूंगा। मुलायम सिंह यादव अगर इस तरह का बयान देंगे तो लोग उनकी सीधे तौर पर आलोचना करेंगे, भले उनकी पार्टी के लोग आके टीवी की खिड़कियों में बैठ के उनका बचाव करें। बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा दिखाइए और समझाइए कि आप लोग क्या, आप कोई पॉलिटिकल कैंपेन हैंडल करते हैं? जो एक बड़ा फर्क होता है कि अब पॉलिटिकल पार्टियों ने, जैसे मैंने कहा कि 2004 का मुझे याद है प्रमोद महाजन को वो जिम्मेदारी दी गई थी, तो उसके बाद से एक लोगों ने देखना शुरू किया। प्रमोद ने मुझे याद है एक वॉर रूम सा बनवाया था अपने दफ्तर में, और उसके बाद लोगों ने कहा कि ये नए तरीके से हमें विज्ञापन करना है।
अब इसके दो स्तर मुझे नजर आते हैं, एक पार्टियों के स्तर पर और एक इंडिविजुअल्स के स्तर पर। ज्यादा प्रचलित क्या है? आपने बिल्कुल ठीक बात, प्रमोद महाजन के टाइम पे जो 2004 में बीजेपी के चुनाव हुए थे वो वॉर रूम था। आज हम बीजेपी की एडवर्टाइजिंग करते हैं, आज भी वो वॉर रूम है। प्रमोद महाजन नहीं रहे तो आज बीजेपी के और लोग, अरुण जेटली जी, अजय जी, वो वार रूम अभी भी बना हुआ है और इंडिविजुअल कैंडिडेट भी अपने आप में कैंपेनिंग। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में कई सालों बाद अभी हाल में गया था, और वो अंश, वो हिस्सा मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो रोड ऑफिस में नहीं, उनके 11 अशोक रोड के राष्ट्रीय उनका हेडक्वार्टर जो है, तो वहां पर अरविंद गुप्ता एक सज्जन है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने दिखाया कि किस तरह के वो इंटरनेट और बाकी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप लोग जब बीजेपी का काम करते हैं तो आप पार्टी के तौर पर उसको देखते हैं या इंडिविजुअल्स के तौर पर? हम पार्टी के तौर पे देखते हैं और हमारे लिए चाहे पार्टी बीजेपी हो, कोई भी हो, एज ए एजेंसी हमारे को, लोगों को जो हमारे को ब्रीफिंग मिलती है, सच पहुंचाना होता है। एंड अगर वो पार्टी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो ब्रीफिंग एजेंसी को दी जाती है, वी नीड टू रीच टू मैक्सिमम पीपल, वो लोगों तक मैक्सिमम लोगों के जरिए पहुंचाने की कोशिश होती है। टूल कोई भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आउटडोर हो, चाहे वो एफएम हो, चाहे वो मोबाइल वैन हो, चाहे वो एक्टिवेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के पहुंचे। ऑनलाइन आज की डेट में हर बंदा, आज की डेट में अगर हम कहें यूथ जो अर्बन है, उससे ज़्यादा रूरल में जो यूथ है वो लोग भी स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं। तो आज जो प्रिंट मीडिया है और जो टीवी मीडिया है, उससे ज़्यादा विच इज़ मोर पावरफुल आई शुड से इज़ सोशल मीडिया, रूरल मीडिया। मैं आपके साथ, मुझे कुछ दिखाइए कि आप लोग किस तरह का काम करते हैं। मैं देखने में बड़ी दिलचस्पी है मेरी, जैसे मैंने कहा, मैंने भारतीय राजनीति का वो ट्रांजिशन का समय देखा है। जी आइए, फिर मैं आपसे एक दो चीजें आप लोगों से और पूछना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। कुछ बीजेपी का खुले जी, कि आप लोग कैसे, अगर उम्मीदवार हैं तो उनका काम आप लोग कैसे करते हैं? उम्मीदवार इंडिविजुअल भी बीजेपी कैंडिडेट का करते हैं काफी सारे। तो व्यावसायिक तौर पर आप लोग, पार्टियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके साथ व्यावसायिक तौर पर, क्योंकि आप लोग एक व्यवसाय की एजेंसी हैं, तो एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। एक जैसे किसी और ब्रांड के कोई लिए भी आप और करेंगे। ब्रांड या क्लाइंट के लिए हम काम करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कर रहे हैं उसी तरीके से, कोई इसमें कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है। हाँ शाहजीलाल साहब, अगर आइए आप, ये बड़ी दिलचस्प चीज है। अब देखिए, ये 29 सितंबर को नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी रोहिणी में, मुझे याद है, बहुत अहम रैली थी। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन लॉन्च था वो दिल्ली में। और वो बात अलग है कि दिल्ली में सरकार इनकी नहीं बन पाई। 8 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने चमत्कार कर दिया। लेकिन ये सब तरीके हैं विज्ञापनों के जरिए समझाने के चीजों को। जी, तो ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सितंबर की रैली के लिए बनाया था। देखिए, नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार पर जितना खर्च किया जा रहा है उतना शायद भारतीय सियासत में कभी नहीं हो। यह कांग्रेस का आरोप है, इसलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, और कोई क्रिएटिव हो आप दिखाइए मुझे। इधर है सर, बाकी जी और दिखा, बाकी क्रिएटिव दिखा जो भी पूरे शहर में लगा हुआ था उन दिनों। ये 29 सितंबर की होर्डिंग लगी थी, आप देख सकते हैं। इसमें विजय गोयल साहब, विजय कुमार मल्होत्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के पुराने मशहूर पारंपरिक चेहरे वाजपेयी, अडवाणी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी। साउथ दिल्ली के जो कैंडिडेट है, मोबाइल वैन को ना। जी, अब आप देख सकते हैं। हाँ, ये एक सेकंड भैया, ये भी जरा मैं ध्यान से देखना चाहूंगा। देखिए, अब ये तो आपने देखा कि पार्टियों की तस्वीरें, और ऐसी तमाम एजेंसी हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूज पॉइंट टारगेट 272 के माध्यम से एक जगह से हम बड़ी तस्वीर को समझने जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम खाली आपको एक एजेंसी दिखा रहे हैं, ऐसी तमाम एजेंसी। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है। एक, मैं आपको वो अंश दिखाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कैसे सोशल साइट्स पर होने वाली गतिविधियों का एक बड़े गंभीर तरीके से उनका आकलन कर रही है, उन पर अपने प्रतिक्रियाएं रख रही है। अरविंद गुप्ता उनके इंचार्ज से, उनसे मेरी बात हुई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीयूष गोयल उसके इंचार्ज हैं, उनसे मैंने वो बात की। वो अंश हम आपको दिखाएंगे इसी कार्यक्रम में। दूसरा, जो उम्मीदवार खुद है,
इंडिविजुअल्स हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप देख रहे हैं यहां पर रमेश बिदूड़ी साहब हैं, ये दक्षिणी दिल्ली साउथ दिल्ली के उम्मीदवार हैं। अब आप देखिए कि इनका जो क्रिएटिव बनाया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के सितंबर रैली के क्रिएटिव से एकदम अलग है। आप देख रहे हैं ये नीले रंग की बनी हुई इमारतें इस पर दिखाई गई हैं ताकि ये सिंबलाइज करे विकास को, डेवलपमेंट को। आप ये देखिए, और इन सब के बीच में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे को वो बेच रहे हैं। अब उन्होंने लाइन जो इन्होंने इनके जो क्रिएटिव लोग हैं, उन्होंने इस एक व्यक्ति विशेष के कैंपेन को क्या लाइन दी है, अब इससे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्डिंग्स बनाने के साथ साथ मैं खुद एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर रह चुका हूं। अब देखिए इन्होंने उसको कॉन्सेप्ट क्या दिया है इस एजेंसी ने। इन्होंने बिल्डिंग्स दिखाई और लाइन लिखी, गरीबों को चाहिए अस्पताल, हम समझते हैं उनका हाल। वैसे तो ये बिल्डिंग जो है ये किसी 5 सितारा होटल की भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने अपने क्रिएटिव में इसको जानबूझकर डाला कि बिदूड़ी जी कहना चाह रहे हैं कि गरीबों को अस्पताल चाहिए क्योंकि हम उनका हाल समझते हैं। तो इस तरह से एक उम्मीदवार अपनी लाइन को, अपनी छवि को, अपने नारे को इन लोगों की मदद से पिच कर रहा है, अपने नारे को रख रहा। अब उन्होंने जो आउटडोर विज्ञापन यानी कि गाड़ियों पर और तमाम होर्डिंग्स में चलने वाले जो विज्ञापन तैयार किए हैं, उसमें भी आप देखिए। अब इसमें 2 दिलचस्प चीजें देखिए। विकास की राह पर चले, रमेश बिदूड़ी को वोट दें। अब विकास की राह पर चले, रमेश बिदूड़ी को वोट दें, ये रमेश बिदूड़ी का कैंपेन है। टूटी सड़क कल की बात, नई होगी दिल्ली हमारे साथ। ये दोनों लाइनें या ये तीनों लाइनें जो मैंने आपको दिखाई और समझाई, ये रमेश बिदूड़ी या कोई भी उम्मीदवार से जुड़ी हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, और यही समावेश है, अमेलगमेशन की तरीका है, प्रोसेस है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कैंपेन की, अपने अंदाज में जो बीजेपी पिच कर रही है नरेंद्र मोदी को, ये उसकी लाइन है। पूरे देश की यही पुकार, अब की बार मोदी सरकार। इस लाइन के तमाम अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग बातें आप देख चुके हैं। तो ये इन लोगों का काम है। अब स्वाभाविक है कि ये, आप देखिए ये एक छवि और आपको दिखा दे रहा हूं कि ये उनका जो वाहन वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जीप, अपने प्रचार प्रसार के लिए, तो उसका है। तो ये इस तरह से पार्टी को लेकर साथ में एक व्यक्ति विशेष भी अपने आप को पिच कर रहे हैं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में कई सालों बाद अभी हाल में गया था, और वो अंश, वो हिस्सा मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो नहीं, उनके 11 अशोक रोड के राष्ट्रीय उनका हेडक्वार्टर जो है, तो वहां पर अरविंद गुप्ता एक सज्जन है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने दिखाया कि किस तरह के वो इंटरनेट और बाकी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहते हैं साहब, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी मार्केटिंग हुई है नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे। देखिए यहाँ पर गतिविधियां, कितने, ये बड़ी रेयर चीज आपको दिखा रहा हूं, कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सब पूरी तरह से डेडिकेटेड है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए। बड़ा यहाँ लगातार, ये अरविंद है, अरविंद खुद एक आईटी प्रोफेशनल है, आईटी एक्सपर्ट है। तो 2004 में ज्यादा प्रमोद महाजन के घर में एक तरह से वॉर रूम बना था, 2009 में अनंत कुमार के घर से वॉर रूम बना था। लेकिन 2004 में सोशल मीडिया की अहमियत नहीं, लेकिन सुगगाहट समझ में आने लगी थी। 2009 आते आते तक उसकी प्रोमिनेंस, उसका प्रभाव समझ में आने लगा। ये 2014 यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। क्या आप लोगों की सोच है इसके पीछे? देखिए, 24% वोटर आज डिजिटली कनेक्टेड है। हाँ। और लगभग सारे ही वोटर्स मोबाइल फोन के जरिए कनेक्टेड हैं। तो एक बहुत बड़ा है जो आज अपनी सारी इंफॉर्मेशन और अपना मैसेज जो है सोशल मीडिया, डिजिटल और मोबाइल के जरिए से कंज्यूम करता है। तो
जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा था कि नए जमाने के नेता इस हकीकत को समझ रहे हैं। आगे जब चुनाव होंगे तो और नेता परिपक्व होंगे और हो सकता है 2-4 ट्विटर घर में रख लें कि भाई कैसे ऑपरेट होता है फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ये हकीकत है, इसके दोनों पहलू है, अच्छी भी है, बुरी भी है, लेकिन इसके बगैर सियासी जीवन जीना अब नेताओं के लिए बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया को मोटे तौर पे 3 तरीके से मैनेज करती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना एक आईटी सेल बनाया हुआ है जिसमें कि सोशल मीडिया को मैनेजमेंट करने के लिए वो पूरा सेल काम करता है। दूसरे नंबर पे प्रोफेशनल एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को उन्होंने काम सौंपा है जिनके कि अपने सोशल मीडिया का पूरा विंग है। और तीसरे नंबर पे इनके जो बड़े लीडर्स हैं उनके अपने खुद के अपने पूरे पूरे विंग हैं जिससे कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंडिविजुअली अपने दोनों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। आज की तारीख में ट्विटर या जो सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है जिसमें कि आप तुरंत अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे लोग अपनी बात को रखने के लिए इस बात को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे नंबर पे खंडन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नए तरीके के पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए करते हैं और कई बार गुमनाम तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कि एक अलग तरीके की एक लहर बनाने के लिए, अलग तरीके का एक डिबेट क्रिएट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। बगैर पिक्चर में आए लोग सोशल मीडिया के थ्रू नए तरीके डिबेट क्रिएट करते हैं या एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। इसके वैज्ञानिक और इसके रिसर्च आ रहे हैं और आने में भी और भी समय है, पर मोटे तौर पे बहुत बड़ा इसका असर होता है। उसका असर 2 तरह से होता है। पहले नंबर पे जो कन्वेंशनल मीडिया है उसमें चूँकि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, उस पे खर्चे पे नियंत्रण हो गए हैं, उस पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने लगा है, इस वजह से लोग सोशल मीडिया की ओर ज़्यादा प्रभावित होने लगे हैं। तो पहला प्रभाव ये पड़ा है। दूसरा प्रभाव इसका ये पड़ा है कि जैसा मैंने बताया कि सुबह अगर कोई ट्वीट होता है, कोई लाइकिंग होती है, शाम तक वो खबर बनती है और अगले दिन वो प्रिंट मीडिया में होती है और धीरे धीरे जो एक आभासी जो एक खबर है वो वास्तविक खबर बन जाती है। तो कहीं ना कहीं से आज दिल्ली या महानगरों की जो खबरें हैं पूरे देश की खबर रहती है कि हम ये सोचते हैं कि जो महानगर सोचता है वही पूरा देश सोचता है। तो सोशल मीडिया वास्तविक स्तर पर कम पर आभासी स्तर पर मतदाताओं को ज़्यादा प्रभावित करता है, ऐसा लगता है। जैसे कई नेताओं पे आरोप हैं कि उन्होंने रातों रात अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, ट्विटर अकाउंट बनाया और उसमें फर्जी जो वो लाइकिंग है वो परचेज़ करते हैं। बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और आज ही एक न्यूज़ आइटम है जिसके हिसाब से ट्विटर में मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उसमें कभी भी कोई ट्वीट किया ही नहीं गया, पर वो अल्टीमेटली वो लाइकिंग बढ़ाने के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो सारे इस्तेमाल होते हैं। और इसका पूरा का पूरा एक इसका मैनेजमेंट का इसका विज्ञान है कि जिसके हिसाब से वो पूरे दिन भर जो सोशल मीडिया में जो खबरें बनती हैं, जो ट्वीट होते हैं और वो शाम को वो जो टीवी शोज़ होते हैं वो उसके लिए आधार बन जाते हैं और उसके बेसिस पर अगले दिन की प्रिंट मीडिया की खबरें बनती हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रत्यक्ष तौर पे, अप्रत्यक्ष तौर पे, समर्थकों के थ्रू, थर्ड एजेंसीज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों को कई बार जेन्युइनली, कई बार आर्टिफिशियली प्लांट करा करके और मतदाताओं को भ्रमित करने का या प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये एक इलेक्शन कमीशन या किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरीके के नए ज़माने के मीडिया पे कैसे नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ये देश की सीमाओं से परे है। और फिर भी ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। आर्टिकल 324 के हिसाब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत जितने भी खर्चे हैं हर खर्चे की अकाउंटिंग होना ज़रूरी है। तो अभी 25 अक्टूबर 2013 को इलेक्शन कमीशन ने डिटेल गाइडलाइन इशू किया जिसके हिसाब से उन्होंने 3 चीज़ें की। पहली चीज़ उन्होंने ये की कि सोशल मीडिया में जो भी चुनाव का खर्चा होगा वो सारे खर्चे इसमें जोड़े जाएंगे और उस खर्चे को जोड़े जाने के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने हर कैंडिडेट को बोला कि जो आप अपना एफिडेविट फाइल करेंगे उसमें अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को देंगे। पहले नंबर पे खर्चे जुड़ेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी खर्चे हैं। दूसरे नंबर पे इसके थ्रू जो भी कैंपेनिंग होगी वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भीतर आएगी। तो आज आप जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो स्टेटमेंट देते हैं और अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, इसी तरीके से अगर किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से अगर कोई किसी ने कैंपेनिंग की, दैट विल आल्सो कम विद इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ की कि उन्होंने प्री सर्टिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स
जो अगर सोशल मीडिया में कोई भी आदमी विज्ञापन देता है तो एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी विज्ञापन होते हैं वो सारे विज्ञापनों की मॉनिटरिंग कमेटी अप्रूवल के बाद ही वो विज्ञापनों को दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जो भी इंटरनेट में विज्ञापन होंगे उनको भी मॉनिटरिंग कमेटी का अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो ये सारे बड़े महत्वपूर्ण वो हैं, पर इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन सब के एग्जीक्यूशन के लिए जानकार लोगों की कमी है और उस टेक्नोलॉजी की कमी है, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इस तरीके के तौर तरीक़ों की स्थानीय स्तर पे कमी है। सोशल मीडिया इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओनली, इट्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस और दूसरे हैं, और हिंदुस्तान में 16 करोड़ के आसपास के इंटरनेट यूज़र्स हैं, और जो कैंडिडेट्स हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज यूज़ करती हैं सोशल मीडिया का, और ये डेली ट्वीट्स और लाइक्स होती हैं जो कि न्यूज़ ट्रेंड को प्रभावित करती हैं, शाम को टॉक शोज़ में आती हैं, और अगले दिन के प्रिंट मीडिया की न्यूज़ बनती है जो अल्टीमेटली सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव से होती हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो पब्लिसिटी है और जो न्यूज़ है वो वोटर्स को ओपिनियन को कैसे इन्फ्लुएंस करती है और कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की ब्रांडिंग करती है। और इसका एक और भी महत्वपूर्ण पहलू है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो परंपरागत प्रचार के माध्यम हैं उनमें जो रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं उसकी वजह से सोशल मीडिया में कैसे इसका इम्पैक्ट होता है इसका। वर्चुअल वर्ल्ड में आप अंग्रेजी फिल्मों में देखते हैं तो ये एक नए किस्म की 2014 नए हिंदुस्तान की जंग लड़ी जा रही है। तो ये सब आप देख सकते हैं, बदलेंगे दिल्ली, बदलेंगे भारत। लेकिन एक चीज आप लोगों से जानना चाहते हैं कि मतलब उम्मीदवार की तरफ से आप लोग क्या फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई बातचीत भी लिखते हैं या करते हैं? मान लीजिए किसी ने कहा साहब हमें ये रमेश भदौड़ी साहब जो हैं ये पसंद नहीं है, ये इनका कैंपेन गलत है, ये कह रहे हैं कि अस्पताल बनाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। तो मान लीजिए इस तरह का कोई आपके कैंपेन जिसका आपने काम ले रखा है व्यक्ति का, उस पर प्रतिक्रिया आई तो क्या आप लोग अपनी तरफ से रिएक्ट करते हैं? उसमें जवाब देना जरूरी हो जाता है। ठीक है। अगर आप जवाब ना दें, उसको मैनेज ना करें तो उसका नतीजा ज्यादा गड़बड़ होता है बजाय आपके विज्ञापन का। हाँ, क्योंकि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो लोग चार बातें और उस पर लिखेंगे। हाँ। लेकिन अगर आप उसमें लोगों के साथ एंगेज करेंगे और तो एक ये मैसेज जाता है कि ये आदमी, ये कैंडिडेट जो है, इसके ऊपर आप अटैक भी करो तो ही इज रेडी टू डिस्कस, ही इज रिस्पॉन्डिंग। तो ये भदौड़ी साहब नहीं करते, आप लोग करते हैं? देखिए, अब भदौड़ी साहब कैंपेन कर रहे हैं तो उनके बिहाफ पे लोग करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी कैंपेन कर रहे हैं उनके बिहाफ पे लोग करते हैं। लेकिन एक ओवरऑल अग्रीमेंट होता है कि ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ तक उसको फॉलो करिए। हाँ, उसको फॉलो करें। अगर कोई बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव कोई चीज आ गई तो अब उसमें उस वक्त रोक दिया जाता है कि एक बार उनसे बात करके फिर करेंगे। हाँ, यही मैं जानना चाहता कि मैं अब दोनों लोग आइए, मैं एक दो चीजें बड़ी दिलचस्प पूछना चाहता हूं। मैं आप लोगों को और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि ये आपका बोर्ड रूम है जो मैं कुछ देर पहले आपको दिखा रहा था। बैठिए प्लीज। इसमें एक अगर हमारे कैमरा पर्सन अंदर आएंगे, वो भी एक बड़ी दिलचस्प चीज जो नजर आती है अब, वो ये नजर आती है कि भारतीय सियासत में बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं, नौजवान तो शायद जल्दी इन माध्यमों को समझते और सीखते हैं, जिनको मूलतः इस माध्यम की कोई जानकारी नहीं है। और यहां पर आप लोगों की बहुत ताकत और भूमिका आ जाती है क्योंकि आप पर डिपेंडेंट है। अगर आप चाहें तो आप उनका कैंपेन बर्बाद कर सकते हैं। 70% लोग सर ऐसे हैं। मैं मतलब क्योंकि हम बीजेपी का चुनाव करते हैं और बीजेपी पार्टी से हैं, मैं ऐसे नेताओं को जो बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, जो सेंटर, जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, किसी भी पार्टी के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको तक नहीं पता कि क्या कहना है, कैसे बोलना है। ठीक। आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि भाषणबाजी जो वो लंबे युग से करते आए हैं वो उनके लिए आसान है, लिखनाबाजी उनके लिए आसान नहीं है, वो घबरा जाता है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल, पॉलिटिक्स उनके लिए आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग,
या जो मीडिया में लोगों को कहना है, जो सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर या प्रिंट में है, मेरे हिसाब से आज भी कुछ नेता राष्ट्रीय लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे बहुत पीछे है। बहुत। और हमारे जैसे एजेंसीज चाहे प्रोमोडोमो वो इतने पीछे हैं कि जब तक वो सीखेंगे तब तक सियासत में उनका टाइम निकल जाएगा। आजकल की जनता मेरे ख्याल से उनसे बहुत आगे है। उनसे, तो आजकल की जनता। आजकल की जनता, ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि बहुत लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने 2008 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंपेन हैंडल किया था। उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो जिन दिनों हम कैंपेन तैयार कर रहे थे, हम श्रीनगर पहुंचे, मैं और मेरे कॉलीग थे पिछली कंपनी में जब मैं था, तो हमको फौरन उमर अब्दुल्ला साहब एक बुजुर्ग के यहाँ ले गए, नाम नहीं लूंगा उनका। तो उनके पिता थे? नहीं, उनके पिता नहीं थे, उनके पिता के साथी थे। और हमें रास्ते में उन्होंने बता दिया कि उनको अपने सारे स्लोगन सुना देना और उनके सारे स्लोगन्स लिख लेना, क्योंकि ये 30 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यही काम करते आए हैं। उनकी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और फिर मैंने उसके बाद से जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो भी मेरा तजुर्बा रहा, वो ये देखा कि उनकी, इन लोगों की पकड़ बहुत होती है कि कौन सा स्लोगन सही है, कौन सा फिल्म गलत है, क्या डायरेक्शन गलत है, क्या डायरेक्शन सही है, लेकिन कैसे तैयार है संदीप हुसैन वहां पर आप उसका मतलब उनका ये होता है कि वी नो व्हाट टू, दे नो व्हाट टू से एंड वी नो हाउ टू से। लेकिन मुझे एक चीज, जैसे उमर है मिसाल के तौर पर, ऐसे बहुत सारे हैं जो ज्यादा गंभीर हैं, ज्यादा तरक्की शुदा हैं, इस माध्यम में ज्यादा एक्टिव हैं, तो कहीं विचारों का टकराव नहीं होता कि जो पारंपरिक माध्यमों को सोच के, जैसे बुजुर्ग ने आपको कहा कि साहब ये मैं भी ऐसे बहुत सारे सियासत में बुजुर्गों को जानता हूं जो स्लोगन जमाने से लिखते आ रहे हैं। अब सियासत बदल गई, लेकिन वो बुजुर्गवार स्लोगन बदलने को तैयार नहीं है, तो कहीं आप लोगों का टकराव होता है ऐसे में? देखिए, टकराव तो होता है। टकराव तो होता है। जैसे आप अब एक और ट्रेडिशनल पार्टी का काम हैंडल किया था पहले, अकाली दल का। अब वहां पे भी टकराव काफी होता था, क्योंकि काफी ढेर सारे सीनियर नेता थे, तो उसमें जो लीडरशिप है उनका रोल आया था, क्योंकि हम एज एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी हम किसी को मना नहीं कर सकते, हमारी क्या बिसात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चाहे जितना भी हंसी मजाक हो जाए, केजरीवाल का वीडियो बन जाए, राहुल गांधी के कार्टून बन जाए, मोदी के स्लोगन्स मजाक करने के लिए बन जाए, लेकिन वोटर इंटेलिजेंट है, वो उसका आनंद ले रहा है, लेकिन फैसला करते वक्त गंभीर है। मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल बात, वोटर आज के डेट में बहुत इंटेलिजेंट है। आप किसी वोटर से पूछेंगे तो आज बीजेपी का वोटर है और आप आम आदमी पार्टी के वोटर हो, वो आपको कहेगा मैं बीजेपी का ही वोटर हूँ, आपके सामने सच नहीं बोलेगा। बट डिसीजन मेकिंग पावर में वो सिर्फ जो भी, जैसे कि राज ने कहा, ये आज का जो टीआरपी रेटिंग्स है वो एनी डे बेटर देन एनी अदर सीरियल है। आज वोटर सब कुछ सुनता है, सबका मजाक उड़ाता है, बट उसको पता उसने वोट कहाँ देना है। तो ये मजाक से, ये कहने से वोटर का माइंड 10% वेव हो सकता है, 90% उसका दिमाग रहेगा कि मैंने कहाँ वोट करना है। तो ये एक आपको विषय में बताया कि ये एक वो जगह है, वो एजेंसी है जहां से बदलते जमाने की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। बड़ा बहस आप लोग आजकल करते हैं, मैं देखता हूं ना, तो बिक गया सोशल मीडिया। तो अब मुझे नहीं पता कितना बिका है, कितना नहीं बिका, लेकिन हाँ, बुद्धिमान नेता जानते हैं, समझते हैं कि ये नए जमाने की पॉलिटिक्स की जरूरत है। तो भाषणबाजी भी जरूरी है, और उसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं, ट्विटरबाजी, फेसबुकबाजी, ये सब भी जरूरी है, और उसके बाजीगर आप जैसे लोग हैं। ये है कंप्यूटर का कीबोर्ड, इसमें आप बटन दबाइए और मजाक बनाइए, चाहे वो राहुल गांधी का हो, नरेंद्र मोदी का हो और अरविंद केजरीवाल का हो। ये भारतीय चुनावी सियासत की नई हकीकत है, जिसको नेता समझने लगे हैं। लेकिन साथ में मैं जाते जाते आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये सारी सुविधाएं जो हैं वो किसी इस तरह के नए ज़माने के फ़ोन में उपलब्ध होती है, सब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि ये वो नई सियासत की नई रियलिटी है, जिससे डील करना, जिसको समझना, और जिस पर नेताओं को लोगों की प्रतिक्रिया का दर्द सीधे अनुभव होता है। तारीफ की तालियां भी सीधे अनुभव होती हैं, लेकिन इसको जानना, समझना, चाहे कोई लोकसभा चुनाव हो, चाहे कोई विधानसभा का चुनाव हो,
अब नेताओं के लिए नई और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मैं अभिज्ञान प्रकाश, न्यूज पॉइंट, टारगेट 272 के लिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।